नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अप्सर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली दोस्तों ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जैसे आप लोग को मैं बता चुका हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या होता है। आइए इस चैप्टर में डील करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग। तारा को तोड़ते हैं जादू से और इसे जूम कर लेते हैं। या बेसिकली दोस्तों हम इसमें अपना जो शॉर्ट नोट्स है जो बनाया है, हम उसी को ही इलाबोरेट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी जो स्लाइड्स होते हैं दोस्तों, स्लाइड्स बनाने का टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए जब कभी होगा तो हम उसे बना के जरूर पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जरा बताएं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि ये फॉर्म कैसे हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कैसे बना है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है, एक सॉल्ट है ए, एक सॉल्ट है बी। जब इसे हीट करेंगे तो वहां पे इवोपरेशन होगा। हीट करेंगे तो उसका जो सॉल्ट में होगा वहां पे जो मॉइस्चर होगा वो उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्रिस्टल्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब वहां पे दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, या तो डबल सॉल्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही वहां पे जो बॉन्ड बनता है वहां पे हम बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और उससे बनने वाला कंपाउंड जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है दोस्तों। आइए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज उसकी बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इसका डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर जब इसमें ऐड करते हैं तो इसका कैसे डिसोसिएशन होता है। बेसिकली जब डबल सॉल्ट लेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब वाटर में डिसोसिएट करोगे तो वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ओके। फिर आइडेंटिफिकेबल इन एक्वस सोल्यूशन दोस्तों, ये क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया सकते हैं। देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है, लॉस देयर आइडेंटिटी। अब पानी में क्या होता है, वो घुल जाता है, टूट जाता है आयंस में, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। लेकिन एक्वस सोल्यूशन में ये क्या करते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बचा के रखते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कौन सी सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी बचा के रखते हैं। अब टेस्ट ऑफ आयंस, आयंस का कैसे टेस्ट करेंगे। ईच आयन गिव इट्स पॉजिटिव टेस्ट। इसमें जितने भी आयंस होंगे सब क्या देंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट देंगे। पॉजिटिव टेस्ट मतलब उसमें प्रेजेंट होगा, ये इसका मतलब होता है पॉजिटिव टेस्ट, ठीक। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ऑल आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। इसमें जितने आयंस हैं सभी आयन पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट उसमें रिटेन रहता है, तो इसलिए नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसलिए रीजन दिया है, आयंस रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी। आयंस जो होते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी आयंस मेंटेन कर रहे रहते हैं, लेकिन यहाँ आयंस लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जो आयंस है अपनी लूज कर देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देते हैं दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की। एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट्स, पहले देखिए एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट क्या है। कार्नाइट है, मोहर सॉल्ट है, पोटास एलम है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कार्नाइट का एग्जांपल जैसे कि KCl.Mgcl2.6Mg.6H2O, सॉरी। मोहर सॉल्ट का एग्जांपल है FeSO4 ब्रैकेट में NH4 का होल होल ट्वाइस SO4.6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। अब इसमें कौन कौन से हैं आयंस में, जैसे आयरन है, अमोनिया है, सल्फेट आयन का टेस्ट कैसा देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। एक होता है पोटासियम। पोटासियम क्या होता है दोस्तों, जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आई होप समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी यहाँ पे पोटेशियम अल्मोनियम एंड सल्फेट का कैसा देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल जैसे आप देख पा रहे हो K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6 होता है, और प्लेटिनियम NH2 का होल ट्वाइस एंड Cl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। Cl होल ट्वाइस। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि देखिए
डबल सॉल्ट हमको पढ़ना नहीं, डबल सॉल्ट जितने जितने मतलब हो सकते थे हमने बता दिया, मतलब इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे हमने इसमें आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोस्तों कैसे बनता है? सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द लीगेंड्स, लीगेंड्स के बीच में सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे मेटल्स आयन, इसमें बेसिकली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा बॉन्ड पढ़ लिया था? एक बॉन्ड पढ़ लिया आयनिक, फिर आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। आप याद करिए केमिकल कंपाउंड के, वहां पे हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में, जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म करता था, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता था, बेसिकली ऐसे याद कर दे। सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द लीगेंड्स, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? लीगेंड्स के बीच में क्या होता है? अब लीगेंड्स क्या होता है? लीगेंड्स होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं उसे बोलते हैं लीगेंड्स दोस्तों। और मेटल आयन क्या होता है? जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, समझ गए। एग्जाम्पल दिया है कि K4FeCN का होल 6 होता है। खाली डब्बा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट है, खाली डब्बा होना चाहिए। खाली डब्बा इन द सेंस, आगे हम इसका बात अभी आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। नोट, नोट क्या है? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है क्यों ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब आंसर इसका है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। बेसिकली जो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिसकी वजह से उसमें वैलेंसी खाली होती है और वो आसानी से अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस सेकंड रीजन है स्मॉल साइज एंड हाई फाई होते हैं। इस इनका जो साइज होता है छोटा होता है, और ये कोवैलेंट या पोलराइजेशन पावर जो होता है हाई होता है। पोलराइजेशन या फाई, यहाँ पे क्या है? पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी हाई फाई होता है, इसे बोलते हैं फाई, हाई पोलराइजेबिलिटी। कोवैलेंट बॉन्ड नेचर इंक्रीज हो जाता है, इसका कोवैलेंट बॉन्ड नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाई फाई मतलब ये भी कह सकते हो, उसका कोवैलेंट बॉन्ड नेचर कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल हमने ले लिया था K4FeCN6। अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? बेसिकली जो यहाँ पे बाहर वाले आइटम्स लगे हैं या एलिमेंट लगे हैं, उनको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। उन्हें क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर। ये इसे बोलते हैं काउंटर आयन, बेसिकली इंपॉर्टेंट नाम है काउंटर आयन। और जो बीच में यहाँ पे जो एलिमेंट है, मेटल है डी ब्लॉक का, उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होते हैं? एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लुईस एसिडिक कैरेक्टर। ये कैसा शो करते हैं? लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। लुईस 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 अंकल ने यही बताया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो कैसा शो करेगा? लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अब CN6 जो यहाँ पे लिगेंड है, CN का होल 6 क्या होता है? ये CN क्या है? यहाँ पे CN बेसिकली लिगेंड है। CN क्या है? लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, वो क्या होता है? लुईस बेस होता है दोस्तों, ठीक है। जो ये डब्बे के अंदर है, उन्हें बोलते हैं बेसिकली दो चीजें यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स। और ये जो डब्बा है, इस डब्बे को बोलते हैं, इस डब्बे को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूएंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल्स एंड लिगेंड। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिए रहता है, इसके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किसके किसके बीच में? मेटल्स और लिगेंड के बीच में होता है, उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। बेसिकली ये टर्म्स है दोस्तों, ये आपको बस एक बार ऐसे पढ़ लेना है, ज्यादा मेमोराइज नहीं करना है, पता होना चाहिए बस ऐसे। सेंट्रल सेंट्रल एटम या आयंस क्या होते हैं? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड को एक्सेप्ट करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड लिगेंड। एम से मेटल हो गया, एल से लिगेंड हो गया दोस्तों।
जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बना है सिग्मा 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 इंपॉर्टेंट सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बना है किसके बीच से बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों। अभी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा इसका, अभी आप ये टर्म जानिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन सेंट्रल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, ठीक है। सॉरी, कोऑर्डिनेशन बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंस ऑन सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयंस या सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर रिमूविंग ऑल चार्ज या लिगेंड्स विथ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको पूरा निकाल के जो बचा वही होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम निकालना सिखाएंगे बेसिकली, अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अभी ये पढ़ लें पूरा तब हम लोग आगे इसको निकालते हैं, ठीक है। ये यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल दिया है K3FeCN का होल 6, ठीक है। अब ये टूटेगा तो ये टूटता है किसमें, K प्लस में, 3K प्लस में प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में जाएगा FeCN का होल 6 -3, ऐसे टूटता है, एक प्लस में एक माइनस में। अब इसको भी आपको आगे फर्दर तोड़ना है दोस्तों, ठीक है। ये एफ यहाँ पे सी एन जो होता है -1 शो करता है, तो यहाँ पे एफ पी यहाँ पे तो -6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे +6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी एन का 6 - 1, ये होता है, ठीक है, समझ गए। तो इस हिसाब से टूटता है, इस हिसाब से टूटता है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक मिनट, थोड़ा सा अभी यहाँ पे लिखने का तरीका लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख रहे हैं Fe +6, Fe+6, Fe+ क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। Fe+6 प्लस 6Cn पावर -1, ठीक है। ये हो गया लिखने का तरीका। अब इसके ऊपर -3, अब यहाँ पे +3 और +6 -3 बन जाता है Fe+3, समझ गए। अब टोटल नंबर ऑफ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पूछे तो कितना बना है, यहाँ पे अंदर कितने बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं, इसी साथ सिग्मा 6 सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं, तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब यहाँ पे सीएन लिख देता हूँ भाई, सीएन से आप घबरा जाओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 आ गया। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +3, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका +3, समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो वेल एंड गुड है दोस्तों। आगे बात करते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक क्या होता है। व्हेन इन कॉम्प्लेक्स ऑल लिगेंड्स आर सेम, जब कॉम्प्लेक्स में, ये जैसे यहाँ पे ये क्या है, सभी लिगेंड सेम है, तो ये हो गया होमोलेप्टिक। कैसे होगा ये होमोलेप्टिक, इफ डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर यहाँ पे एक क्लोरीन और एक सीएन भी लग जाता तो वो हेट्रोलेप्टिक हो जाता बेसिकली, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, आइए बात करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड लिगेंड ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट मेटल और लिगेंड का कैसे अरेंजमेंट होता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स अभी मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो होते हैं लिगेंड्स स्पीसीज। जैसे यहाँ पे लिगेंड है, मेरे पास लोन पेयर है, तो वो किसको दे देगा, मेटल को दे देगा, सेंट्रल मेटल, तो वही होता है लिगेंड। और लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, लुईस बेस की तरह, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे। लिगेंड्स जो होते हैं, हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं। अब बात करते हैं डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी, आइए देखते हैं डेंटिसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज डोनेटेड बाय लिगेंड,
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया गया है लिगेंड के द्वारा टू द मेटल आयंस, वही होता है डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी कई तरह के होते हैं। एक होता है डेंटिसिटी वन, मोनोडेंटेट बोलते हैं। एक होता है डेंटिसिटी टू, मतलब कितने तरह के जो कितना जो होता है बॉन्ड बनाया है, कैसे बॉन्ड बनाया है वो दिखता है, ठीक है। डेंटिसिटी वन जिसे मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी टू बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, डेंटिसिटी फोर होता है टेट्राडेंटेट, डेंटिसिटी सिक्स जो होता है हेक्साडेंटेट, थ्री फोर भी होता है, थ्री होता है, फाइव भी होता है। हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस जितना दिया है उतने पढ़ना है। इन्हें बोलते हैं, टू से लेके सिक्स तक ये होते हैं पॉलीडेंटेट, क्योंकि इनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा होती है इसलिए पॉलीडेंटेट हो गए, समझ गए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला, लिगेंड्स आर थ्री टाइप्स होते हैं। लिगेंड्स आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस, अब देखते हैं लिगेंड्स आर डिवाइड बाय फॉलोइंग थ्री टाइप्स। पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कितने तरह के होते हैं। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड तीन तरह के होते हैं, एक होता है अनायनिक होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है कैटायनिक। अब यहाँ पे जो ध्यान से देखिए जो एग्जाम्पल था K3FeCN का होल सिक्स, यहाँ पे अनायनिक भी हो सकता है लिगेंड, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये कैटायनिक भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के बेसिस पे देखेंगे। पहला हम बेसिस ऑफ चार्ज, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगेंड कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ये देखते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं जैसे डेंटिसिटी वन होता है, बाइडेंटेट होते हैं जैसे डेंटिसिटी टू होती है, पॉलीडेंटेट जैसे थ्री से फोर फाइव सिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और एक होता है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट ऐसा लिगेंड होता है जो दोनों तरफ से, एक कार्बन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, और NO2 हो सकता है, कार ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। और एक होता है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट दोस्तों, इसकी डेंसिटी चेंज होती रहे, जिसकी डेंसिटी क्या होती रहे, चेंज होती रहे, वो फ्लेक्स। हाँ दोस्तों, फिर अगला है अपना, कौन सा बेस पे है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्टेंस। पहला है, पहला हम लोग बात किए थे चार्ज के बेसिस पे डेंसिटी की, लिगेंड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, अनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल होते हैं। और डेंसिटी की बेसिस पे कितना बात किए, तीन होते हैं मेन, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। बाकी एक्स्ट्रा में आप एम्फीडेंटेट की बात, एम्बीडेंटेट की बात कर सकते हैं, जो कि दोनों तरफ से करते हैं। एम्बी मतलब जो है दोनों तरफ से, जैसे एम्फीबियंस वैसे वैसे एम्बीडेंटेट, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेट जिसका डेंसिटी चेंज होता रहता है, जैसे फोर भी कभी कभी फोर दिखाता है, कभी कभी सिक्स भी दिखाता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, अब लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की बात कर लेते हैं। एक होता है क्लासिकल, एक होता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल क्या होता है, जब लिगेंड जो होता है डोनेट करता है मेटल को, लिगेंड जो है डोनेट करता है मेटल को, तो वहां पे ये एक तरह का बनता है बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो सिग्मा बॉन्ड जो लिगेंड जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दे, मेटल आयन को, तो वहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो होता है क्लासिकल। एक होता है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल क्या होता है, लिगेंड तो दे रहा है मेटल को, लेकिन मेटल भी दे सकता है लिगेंड को, वो होता है नॉन क्लासिकल। यहाँ पे बेसिकली पाई एसिड लिगेंड बनता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब ये हम आगे बात कर रहे होंगे, चलिए अब धीरे धीरे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एज यू नो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ताला तोड़ेंगे और इसे जादू से जूम कर देंगे। जूम कर दिया दोस्तों, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिगेंड कितने तरह के होते थे, अनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। पहले हम बात करेंगे अनायनिक। अनायनिक होंगे तो सफिक्स जो होगा आपका ऐड होगा, लास्ट में सफिक्स ओ हो, क्या ऐड करोगे आप, ओ ऐड कर दोगे, ठीक है। सफिक्स आप ओ ऐड कर दोगे। जैसे सल्फेट है तो वहां पे सल्फेटो, कार्ब कार्ब कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, OH माइनस है तो हाइड्रोक्साइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, NH2 माइनस है अमाइडो, CN माइनस है तो साइनाइडो, NC माइनस है तो आइसोसाइनाइडो, NO2 है तो नाइट्राइटो, N अगर N नाइट्रोजन का डोनर है, अगर अगर ऑक्सीजन डोनर है तो ओ नाइट्राइटो या नाइट्रो ओ, ऐसे भी बोल सकते हो नाइट्रो। यह जो मैं लिखा हूं दोस्तों वही आपको याद करना है एज इट इज। OCN है, OCN माइनस है तो साइनाइटो ओ, NCO है तो साइनाइटो N, SCN माइनस है तो थायोसाइनाइटो S,
एन सी एन माइनस है तो थायोसाइनेटो एन होगा। बेसिकली इतना आपको ज्यादा नहीं याद करना है, लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर के जो ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड हो गया, इम्पोर्टेंट जो है मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट है मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक हो गया आपको साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड भी देख लीजिएगा। नाइट्राइट नाइट नाइट ये नाइट्रो ग्रुप वाला देख लीजिएगा, नाइट्रो ग्रुप वाला आप देख लीजिएगा, दोनों ग्रुप देख लीजिएगा, नाइट्रो ग्रुप। और बाकी सल्फेटो, कार्बोनेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइडो एंड फ्लोरीन, ये वाला ग्रुप देख लीजिएगा। अमाइन वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी एज इट इज है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि और है 8वां नंबर पे आपका इमाइडो है, N3 माइनस है अजाइडो होगा, एन की पावर -3 है तो नाइट्राइडो होगा। ऑक्सीजन -2 है तो ऑक्साइडो होगा। O2 माइनस है तो सुपर ऑक्साइडो होगा। O2 - 2 है तो पर ऑक्साइडो होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक यहाँ पे आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट वन, दैट इज आपका ये वाला, ये है C2O4, इसे बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा ऑक्सलेटो का, ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब एक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो और ऑक्सलेटो ये दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल है। ग्लाइसिनेटो एंड ऑक्सलेटो कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। और ऑक्सलेटो की भी डेंसिटी कितनी है? 2 है। तो ये कैसे हो गए? बाइडेंटेट हो गए, ठीक है। अब एक होता है डीएमजी। डीएमजी डाई मिथाइल ग्लाइको ग्लाइको ऑक्सो ग्लाइको ऑक्सो ग्लाइको ऑक्सीमेटो, ऐसे याद करिए, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सीमेटो, ठीक है, डाईऑक्सीमेटो, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। अब हम देखिए यहाँ नंबरिंग है, अगर 1 से 21 तक की बात करें तो ये कैसे है? मोनोडेंडेट। 14 से लेके 21 तक बात करें, ये कैसे हैं? 14 से लेके 21 तक कैसे हैं? आपके एम एमबी डेंडेट है, एमबी डेंडेट है दोस्तों। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है न्यूट्रल लिगेंड। अब हम चार्ज वाले के बेस में सेकंड वाले बात करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड में जैसे वाटर हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाटर वाला। अमाइन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीओ ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी न्यूट्रल होता है। येनो ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोसाइल होता है। इसमें बेसिकली कुछ ऐड नहीं करते, बस जो है वाटर को एक्वा बोलते हैं, अमाइन NH3 को अमाइन बोलते हैं, सीओ को कार्बोक्सिल बोलते हैं, एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसिल, पीएच3 बोलते हैं फॉस्फीन दोस्तों, पीपीएच3 को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पीवाई को बोलते हैं पिरामिडीन, वो क्या बोलते हैं? पिरामिडीन बोलते हैं। ईएन क्या होता है? ईएन जो होता है इथाइलिन डाइअमाइन होता है, ईएन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईएन वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है और ये न्यूट्रल होता है, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। ईएन वाला कैसा हो गया? इथाइल डाइअमाइन। और पीएच क्या हो गया? प्रोपाइलिन डाइअमाइन हो गया। टीएच क्या हो गया? ट्राइमिथाइलिन डाइअमाइन हो गया। डाईइन क्या हो गया? डाईथाइलिन ट्राई ट्राई अमाइड हो गया। ट्राईइन क्या हो गया? बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों ईडीटीए। ये क्या होता है? ईडीटीए हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। ये 4 भी शो करता है और 6 भी शो करता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है अपना कैटायनिक। कैटायनिक वाले कौन से होते हैं? बेसिकली कैटायन में आते हैं येनो प्लस होते हैं ये नाइट्रो सोनियम पे। बेसिकली येनो यहाँ पे भी न्यूट्रल वाले में भी है येनो प्लस, कभी कभी वहां पे पता लग जाएगा कौन प्लस शो करेगा कौन माइनस। यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर येनो को हम क्या लेते हैं? येनो प्लस, वहां पे नाइट्रो सोनियम होता है। और NH2 माइनस, NH2 बॉन्ड बना है NH3 से, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। लास्ट में कटायन होगा तो उसमें ऐड क्या करेंगे? ईएम, IEM। जैसे यहाँ पे NO प्लस है तो नाइट्रोसोनियम, NH3 है तो हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। नेमिंग नेमिंग भी सिखाते चल रहे हैं साथ साथ, आप ध्यान दीजिएगा।
क्लासिफिकेशन बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टेंस के बेस पे हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है क्लासिकल, दूसरा था नॉन क्लासिकल। क्लासिकल जो लिगेंड जो होता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, लिगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है मेटल को, ये सिंपल बन गया क्लासिकल वाला। नॉन क्लासिकल क्या होता है? नॉन क्लासिकल बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेटल होता है, मेटल जो होता है बॉन्ड बनाता है किसके साथ? लिगेंड के साथ, ठीक है, समझ गए। मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाता है? लिगेंड के साथ। लेकिन मेटल जो है इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और जब वो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? पाई एसिड लिगेंड होता है दोस्तों। अब इसका एग्जांपल है CH2CH2, CO, Cn माइनस और C6H6 होता है। ये बेसिकली आपको वहां पे पता लग जाएगा जब आएगा, अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल अब आप बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, आईपीएसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी दोस्तों, ठीक है। पहला, नेम ऑफ कटायन। अगर कटायन है या न्यूट्रल है तो उसका कैसे करेंगे, या और अनायन अनायन है तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहला हम बात करेंगे फॉर कटायन और न्यूट्रल के लिए। कटायन और न्यूट्रल के लिए कौन सा रूल होता है? कटायन एंड न्यूट्रल के लिए ये रूल है, और एकदम सिंपल रूल है, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ओर न्यूट्रल है, तो कैसा नेमिंग क्या है? नेमिंग का रूल है, पहले आप नंबर ऑफ लीगेंड्स लिखेंगे, कितना नंबर ऑफ लीगेंड्स प्रेजेंट है वो, फिर नेम ऑफ लीगेंड्स, जो लीगेंड है उसका नेम करेंगे, उसके आगे नेम ऑफ मेटल, जो मेटल प्रेजेंट होगा उसका नाम, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जो ऑक्सीडेशन आएगा मेटल का उसका ऑक्सीडेशन लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए फॉर अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर अनायनिक है, मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, तो लास्ट में आपको मेटल के साथ ऐड करना है 8। क्या है मेटल के साथ क्या ऐड करना है? 8 शब्द क्या ऐड करना है? 8। बाकी यही रूल है, पहला क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम करने के बाद आपको ऐड करना है 8, उसके शब्द के लास्ट में ऐड क्या करना है? 8, फिर प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे लिखा है रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम इन एज द अबव, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे क्या है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आयरन, आयरन है जिसे बोलते हैं फेरेट, आयरन फेरेट, एसएन है तो स्टेंटनेट, पीबी है तो प्लम्बेट, एजी है ऑग और अर्जेंटेट, एयू है तो ऑरेट, सीयू है तो क्यूपरेट, सीओ है कोबाल्टेट, सीओ स्मॉल है वो कोबाल्टेट, जिंक है तो जिंकेट, निकल है तो निकलेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, प्लेटिनियम है प्लेटिनेट, पीडी है तो प्लेडिएट, एल्युमिनियम है एल्यूमिनेट होता है दोस्तों, ठीक है। नोट पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट क्या है? नोट, बेस ट्रेस टेट्राकिस आर यूज द लीजेंड टू विच देयर रिफर बीइंग प्लेस्ड इन अ पैराथ क्या बोलते हैं? पार्थेनेसिस, पार्थेनेसिस लिखा दोस्तों जिसे बाई ट्राई। बेसिकली दोस्तों जैसे जब लीगेंड जो होते हैं एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, लीगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, तब वहां पे कैसे यूज करेंगे? तो वो देखिए, बीस टिस टेट्राकिस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लिगेंड टू विच रिफर बीइंग यूज। बाई की जगह क्या लिखेंगे? बीस, ट्राई की जगह ट्रिस, टेट्रा की जगह टेट्रा किस लिखेंगे दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बेसिकली ये आपको बहुत कम ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार आपको रूल पता होना चाहिए कहाँ पे बाई की जगह क्या यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड आ गया बाई इंडिकेट वाला, तो क्या लिखेंगे? बीस, और टाइड इंडिकेटर ट्रिस, टेट्रा किस, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है FeH2O का होल 5NO, और इधर है सल्फेट। सल्फेट जब टूटता है तो ये माइनस में टूटता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा -2 में टूटता है, और इसके ऊपर आ जाएगा सल्फेट। बेसिकली हम यहाँ पे रेड पेन का यूज कर लेते हैं। सल्फेट जब टूटता है तो यहाँ पे -2 आएगा, और इसके ऊपर कैसे आएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर +2 चार्ज, तो ये कैसा हो गया? कैटायनिक हो गया। क्या इसमें ऐड करना है? हाँ, आईईएम ऐड करना है कैटायनिक में, अगर आईईएम लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये है देखिए अमाइन, और ये मतलब एक्वा, और ये क्या है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आयरन एंड नो आर टुगेदर इन अ कॉम्प्लेक्स, देन यनो विल बी यनो प्लस। तब यनो जो होता है किसकी तरह एक्ट करेगा, यनो प्लस की तरह। जब आयरन और यनो ग्रुप दोनों एक साथ है तो वहां पे यनो जो है किसकी तरह काम करेगा, यनो प्लस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब वहां पे आप नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये भी अपने आप में एग्जांपल है। जैसे ये टूटता है 2Na प्लस में, और फिर ब्रैकेट के ऊपर FeCN का होल 5 और यनो की पावर -2। अब ये कैसा हो गया, ये बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है ये कैसा है, अनायनिक है। अनायनिक में लास्ट में क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूट्रल की तरह काम करेगा, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अब आइसोमेरिज्म की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म। आइए आइसोमेरिज्म की बात हम लोग करते हैं। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये तो हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ के आए थे। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कौन कौन से होते हैं ये देखना है। बेसिकली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चार तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कैसा है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन आयनाइजेशन होते हैं उनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, CONH3 का होल 5 Br और सल्फेट बाहर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सल्फेट को अंदर ले जा रहे हैं और Br को बाहर ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आयन का एक्सचेंज हो गया, सल्फेट अंदर हो गया और Br बाहर हो गया, तो ये कैसा हो गया, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म क्या होता है, अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है, जिस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। जैसे कि COH2O का होल 4Cl2, ये H2 होता है, यहाँ कोबाल्ट CO4 का होल 4Cl2 होता है, और एक Cl बाहर है, ठीक है, डॉट सी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दूसरा कंपाउंड क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल वाटर था, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर था, अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल वाटर अंदर और चला गया, तो यहाँ पे COH2O का होल 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अंदर में क्लोरीन था, अब एक ही मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन बचा और Cl बाहर हो जाएगा। लेकिन हमको क्लोरीन नहीं देखना है, जहाँ पे अगर वाटर आ रहा है तो वाटर वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ठीक है। वाटर का एक्सचेंज हो रहा है तो वहाँ पे हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। इसे पहचानना बहुत आसान होता है दोस्तों, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड जो लिगेंड होता है उसकी वजह से होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, बेसिकली जब दो दो साइट हो, किसी भी एलिमेंट या मतलब कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में दो साइड हैं डोनर, जो लिगेंड होते हैं दो साइड होते हैं डोनर के, तब वहां पे मेटल के साथ जो दो दो साइड हो सकते हैं डोनर डोनर वाले, तब वहां पे होते हैं आपके एम्बीडेंटेड, ठीक है। जैसे प्लेडिनियम NH3 यनो, यनो जो होता है इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर, और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर। तो यहाँ पे ये हो गया कैसा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। या दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, दूसरा इसमें है, बेसिकली और में दो दो करके आता है लेकिन इसमें सिंगल करके ही आता है। या प्लेडियम NH3 का होल 3 ONO होता है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, समझ गए। अब लिंकेज टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला है 2n की पावर 2 होता है, 2n की पावर 2 होता है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लीगेंड। लीगेंड का ही अब एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन द टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लीगेंड का ही एक्सचेंज हो गया। जैसे यहाँ पे प्लेटिनियम NH3 का 4 है, प्लेटिनियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला इसके साथ ही, यहाँ पे पैलेडियम ले लीजिए, पैलेडियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, NH3 को इसको दे दीजिए, क्लोरीन को इधर दे दीजिए, तो ये हो जाता है आपका, आपका क्या होता है बेसिकली, सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सेम आयन रहेगा, नहीं तो आयनाइजेशन हो जाएगा ना। हाँ, प्लेटिनियम प्लेटिनियम इधर भी है, प्लेटिनियम प्लेटिनियम इधर भी है, यहाँ पे NH3 इसके पास चला जाएगा और Cl इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह का जो एक्सचेंज हो रहा है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दोस्तों। अब जुगाड़ क्या है? जुगाड़ जुगाड़ क्या है? इन केस ऑफ मोनोडेंडेट, अगर मोनोडेंडेट है, इफ द मेटल इफ द मेटल इन केस ऑफ मोनोडेंडेट इफ द मेटल हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तब वहां पे n की पावर n/2 कर दो। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है, 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, समझिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म निकालना है, तो वहां पे n/2 कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि दो तरह का होता है, जीआई एंड ओआई। अब जीआई और ओआई निकालने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह मतलब इसमें कॉम्बिनेशन होता है, जीआई प्लस ओआई होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्या करेंगे? ताला को तोड़ेंगे और उसे जादू से जूम कर लेंगे। जूम कर लिया, आइए अब देखते हैं। आई होप ध्यान से आप आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है। देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। जीआई जो होता है अराइज ड्यू टू द हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, जो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी वजह से अराइज होता है जीआई। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? ये मेटल है, मेटल के साथ 4 लिगेंड ग्रुप है और सेम ही लिगेंड है, क्या हो सकता है? नहीं, जीआई वहां पे पॉसिबल नहीं है। एक मेटल है, वहां पे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, क्या वहां पे जीआई पॉसिबल है? नहीं, वहां पे जीआई नहीं पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे सिस के लिए फॉर मतलब एक सिंपल रूल लिखा है। क्या लिखा है ये तो पता ही होगा। जब टू लिगेंड्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन टू ईच अदर, मतलब जब सेम साइड पे दोनों ग्रुप लगे रहे तो उसे बोलते हैं सिस। ट्रांस क्या होता है? जब टू लिगेंड्स अपोजिट साइड लगे रहते हैं उसे ट्रांस बोलते हैं, 180 डिग्री पे बोलते हैं। अब सिस वाले में क्या होता है और ट्रांस वाले में क्या होता है, ये देखते हैं। बेसिकली हम ट्रांस वाले में पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रांस जीआई में स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल नहीं पढ़ता है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं। ट्रांस स्क्वायर प्लेनर और आपका टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओआई क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये है ओआई। ठीक है, यहाँ पे जीआई था, यहाँ पे ओआई की बात करते हैं। अब ओआई क्या होता है? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओआई, देयर आर मिरर इमेज दैट देयर आर sorry there are mirror image that cannot be superimposed one on each other। बेसिकली जो एक दूसरे का है वो मिरर इमेज हो। जैसे हमारा हाथ, मतलब एक हाथ लीजिए अपना पाम और दूसरे पे ऊपर ऐसे आराम से रख दीजिए, क्या आपका थंब दोनों एक साइड आ सकता है? मतलब दोनों एक ऊपर एक आया, मतलब वो क्लैपिंग टाइप नहीं, तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक, समझ गए? तो वहां पे रखोगे जब हाथ, तो एक थंब आपका लेफ्ट साइड में आएगा, एक थंब आपका राइट साइड में आएगा, तो वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक तरह के क्या हो गए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गए। तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहा है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। दीज आर कार्ड एनएनसियोमर, इसे हम बोलते हैं एनएनसियोमर। अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो टेट्राहेड्रल शो कर सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल क्या नहीं शो करते हैं? दैट इज स्क्वायर प्लेनर नहीं शो करते हैं। और जीआई क्या नहीं शो करता है? दैट इज टेट्राहेड्रल नहीं शो करता। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम जीआई की बात करते हैं। पहले जीआई इन स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। जीआई इन स्क्वायर प्लेनर मोनोडेंटेट्स लिए हैं। जैसे कि मोनोडेंटेट सेम लिगेंड है, तो जैसे यहाँ पे MA4 ए क्या है? लिगेंड है दोस्तों। ए क्या है? लिगेंड्स है। अगर सेम लिगेंड्स है तो यहाँ पे कोई जीआई नहीं है। MA3B है। अब यहाँ पे देखिए सेम लिगेंड है, AA BB, कोई जीआई नहीं। MA2B2 ये क्या है? डिफरेंट ग्रुप है। इस तरह से नहीं देखना है कि यहाँ पे इस तरफ देखना, प्लेन की साइड। ठीक है, ये डिफरेंट ग्रुप है। तो क्या ये जीआई शो करते हैं? हाँ, ये जीआई करेंगे। और कितना जीआई शो करेंगे? 2 जीआई से करेंगे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट पूछ लेता है कि MA2B2 जो होते हैं, B2 भी क्या है? एक तरह का लिगेंड होता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझिए। मेटल, यहाँ पे कोई मान लीजिए मेटल है और यहाँ पे Cn का होल ट्वाइस और क्लोरीन का होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये हो गया MA2B2, समझ गए?
तो यहाँ पे A2 B2 जो हो गए ये पे 2 GI शो करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एक है Ma2BC। Ma2BC क्या ये GI शो करेगा? हाँ, ये भी GI शो करेगा और 2 GI पॉसिबल है। या तो AB C AC ऐसे कर दीजिए, या A इस तरह और BC इस तरह कर दीजिए, ये भी पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। समझ गए? बेसिकली यहाँ पे इस तरह का देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह ऐसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है ये इस तरह से लिखा है, AA BC AC AB। समझ गए? ये क्या लिखा है अब समझ में आ गया ना? आई होप समझ गए होंगे। और लास्ट वाला जो इसमें है MABCD। MABCD कैसा है पॉसिबल है? अब इसका यहाँ पे बना लीजिए, M इधर लिखिए, A B इधर A लिखिए, इधर B लिखिए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा और राइटिंग को इम्प्रूव करते हुए फिलहाल डॉक्टर वाली, यहाँ पे A, यहाँ पे लिख लीजिए B, यहाँ पे लिख लीजिए C, यहाँ पे लिख लीजिए D। ठीक है, अब अगर आपको लिखना है कैसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे पहले AD बनेगा और BC बनेगा। पहले तो ये बन सकता है AD BC, ठीक है। फिर दूसरा ये बन सकता है ABCD, ABCD। अब तीसरा ये बन सकता है AC और BD, AC और BD। 3 GI पॉसिबल है। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। चलिए, अगर समझ गए तो आइए अब बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। अब बाइडेंटेट लिगेंड में कैसा जीआई पॉसिबल है? अगर सेम ग्रुप है AA, जैसे इथाइलिन, इथाइलिन डाइमाइन या ऑक्सलेटो वाला, ये कैसा हो गया? यहाँ पे आपका वहां पे होगा नो जीआई। अगर डिफरेंट ग्रुप है बाइडेंटेट में, डिफरेंट ग्रुप जैसे AB ग्लाइसिनेटो है, वो कैसा होगा? वहां पे जीआई पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पहला है एम ए का होल ट्वाइस, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, नो जीआई। ठीक है, समझ गए? एम ए अगर ए मतलब सेम ग्रुप अगर किसी में भी प्रेजेंट है तो वहां पे कोई जीआई नहीं पॉसिबल है। ठीक है, MAAB2 है, कोई जीआई। MAABC है, नो जीआई। लेकिन MAB है तो वहां पे 2 जीआई पॉसिबल होगा दोस्तों। ठीक है, MABB2 है, एम यहाँ पे ये दो ग्रुप सेम आ गए तो नो जीआई। समझ गए? MABBC है तो वहां पे 2 जीआई। समझ गए? अब एक बढ़िया एग्जांपल है, ये ऑक्टाहेड्रल का है बेसिकली। MAA का होल ट्वाइस BC, सॉरी बी 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 B2, MAA का होल ट्वाइस और B2 है तो ये क्या करेगा? जीआई शो करेगा और OI भी शो करता है बेसिकली। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। समझ गए? अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों कमेंट करिएगा, हम इसे और डिटेल वर्जन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये रिवीजन सीरीज है तो ऐसे ही चलेगा। आगे बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब टेट्राहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एज यू नो, चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे MABCD होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। कि ये कायरल सेंटर क्या होता है? जब कोई मेटल है उसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो चारों क्या होंगे? डिफरेंट होने चाहिए। वो ग्रुप कैसे होने चाहिए? सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो कायरल सेंटर होगा। यहाँ पे MAB का होल ट्वाइस, यहाँ पे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट से ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? प्लेटिनियम पैलेडियम जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसे प्लेटिनियम है Cl4। अब यहाँ पे जो प्लेटिनियम Cl4 बना है दोस्तों, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन वन, प्लेटिनियम Cl4 एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे जो इसका आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर होता है DsP2 होता है। ठीक है, ये कैसा होता है अभी आगे आपको पता लगेगा, DsP2 इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, या प्लेटिनियम भी ऐसे ऐसे जिंदगी कबाड़ हो गई, या जिंदगी कबाड़ हो गई, ZnCl4 ले लो। अब जिंदगी कबाड़ हो गई, अगर यहाँ पे लोगों Zn जिंदगी कबाड़ हो गई, तो यहाँ पे जिंदगी कबाड़ हो गई तो ये होता है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। समझ गए? ये होगा sp3 होगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है दोस्तों,
प्लेटिनियम NH3 का होल 4, तो ये कैसा होगा? प्लेटिनियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, समझ गए? कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगा। प्लेडियम है, ईएन है, ईएन क्या होता है? सेम ग्रुप, यहाँ पे मेटल है, ईएन क्या हो गया? सेम ग्रुप। और बी और सी, ब्रोमीन और सी, ब्रोमीन और सी, तो यहाँ पे कैसा हो गया? यहाँ पे जो कोई जीआई नहीं पॉसिबल है, लेकिन एंटिटीज कितने हैं? 4 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सॉरी, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। एक है जिंक NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, तो ये कैसा है? MF4, ये होगा टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, नो जीआई नो ओआई, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? MDJ दोस्तों, मनीष ददीज सर, वन ऑफ द लीजेंड टीचर। व्हाट अ लीजेंड टीचर दोस्तों। बेसिकली हम उन्हीं से पढ़े हैं, जो हम सीखे हैं तो वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़े हैं वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? इफ टू, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान 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 से, क्या बोला है? इफ टू स्मॉल लिगेंड्स प्रेजेंट एट एनी ट्रांसपोजिशन, अगर दो स्मॉल लिगेंड्स किसी ट्रांसपोजिशन प्रेजेंट है तो वहां पे पीओएस प्रेजेंट होगा, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, समझ गए? OIA का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, समझ गए? इफ एनी टू ट्रांसपोजिशंस आर म्यूचुअली सेम, अगर कोई भी दो ट्रांसपोजिशन म्यूचुअली सेम है तो वहां पे पीओएस प्रेजेंट होगा, और वो भी कंपाउंड कैसे होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, समझ गए दोस्तों? ट्रांसपोजिशन में बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, सिस पोजिशन में दिखाता है, ठीक है? थर्ड, इफ नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट, अगर कोई नॉन कोप्लेनर रिंग प्रेजेंट है तो वहां पे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नॉन नॉन कोप्लेनर प्रेजेंट रहेगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली कैसा होगा? एक्टिव होगा, ऑप्टिकली कैसे होगा? एक्टिव होगा, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम एक मतलब फॉर्मूला बना के लाए हैं, इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लिए, समझ लीजिए आपका जीआई और ओआई से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, समझ गए? ध्यान दीजिए, जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए Ma6 है, अब छह छह लिगेंड्स है और वो भी सेम सेम लिगेंड है, और हम मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ ओआई, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जीआई प्लस ओआई, ठीक है? एक फोन नंबर याद करना होता है, 00, क्या याद करिए? फोन नंबर याद करिए। जैसे समझ लीजिए एक गर्लफ्रेंड है आप लोग की, या कोई बॉयफ्रेंड है, अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड होगा, लड़का होगा तो गर्लफ्रेंड होगी, या दोस्त भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब याद कैसे करना है? अगर अपने बेस्ट फ्रेंड का नंबर याद करना है तो कैसे याद करिए? मैं याद दे रहा हूं, आप दिमाग में बैठा लीजिए। 00 ट्यू ट्यू ट्यू, 00 ट्यू 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 3 4 5 6, 3 4 5 6 9 15, 9 और 15, 9 और 15। कह दोगे सर इतना बड़ा कम, समझ लीजिए वो आप कंप्यूटर में कॉलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए मोबाइल फोन ना होता उस समय, और ऐसा एज्यूम करिए मोबाइल फोन नहीं है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के थ्रू बात कर रहे हैं, तो और ये आप कंप्यूटर कॉल करने के लिए इतना बड़ा नंबर लग रहा है, ठीक है? 00 2 2 2, 3 बार 2, 3 4 5 6 9 और 15 याद हो जाना चाहिए दोस्तों, याद हो जाना चाहिए। और याद हो गया तो समझ लिए झींगा लाला काम। देखिए, अब जो नंबर याद किए हैं वही आएगा काम। अगर यहाँ पे Ma6 है तो वहां पे जियो, नंबर ऑफ जीआई क्या होगा? 0। नंबर ऑफ ओआई क्या होगा? 0। स्टीरियो जब जीआई ओआई बनेगा नहीं तो 0 बनेगा ना दोस्तों। फिर ये एक फॉर Ma5B, Ma5B नंबर ऑफ जीआई कितना होगा? 0। ओआई क्या होगा? 0। Ma4B2 में क्या होगा? 2 जीआई पॉसिबल है, और ओआई क्या है? 0। Ma4BC, अब इस बी वाले को तोड़ रहे हैं, जो लास्ट वाला है उसी को बेसिकली अगर सेम रहेगा उसी तोड़ेंगे, ठीक है? BC, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जीआई? 2 जीआई पॉसिबल है, और ओआई क्या है? 0।
और स्टीरियो एसआई कितने हैं, 2 होगा। अब एक आता है इंपॉर्टेंट है Ma3B3, Ma3B3 इसमें कौन होता है दोस्तों, कितने जीआई पॉसिबल हैं, 2 जीआई पॉसिबल हैं। फेक और मर भी होते हैं, फेक और मर आगे बात कर रहे हैं फेक और मर की, ठीक है। एक होता है छठवां Ma3B2C, Ma3B2C नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, 3, नंबर ऑफ वाई 0, तो एसआई कितने 3 होंगे। और सातवां नंबर का एग्जांपल है दोस्तों Ma3BCD, Ma3BCD नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, 4, नंबर ऑफ वाई क्या होंगे 1, नंबर ऑफ एसआई क्या होंगे 5 होंगे। अब आठवां Ma2B2C2, Ma2B2C2 नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे 5, नंबर ऑफ वाई कितने होंगे 1, नंबर एसआई क्या है 6 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे याद करिए Ma2B2CD नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे 6, नंबर ऑफ वाई कितने होंगे 2। अब एक है 10वें नंबर पे Ma2BCD नंबर ऑफ जीआई कितने हैं 9, नंबर ऑफ वाई कितने हैं 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। और लास्ट वाला MABCDEF जो होगा, यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड सारे आ गए, नंबर ऑफ जीए कितने पॉसिबल है 15, नंबर ऑफ वाई कितने हैं 15, और ये होगा 30। बेसिकली जो 0 0 3 बार 2 फिर 3 4 5 6 ये याद किए थे, फिर 9 15, ये क्या है आपका नंबर ऑफ जीआई का सीरीज है। बस आप अगर यहाँ से याद करें हो और ये तोड़ना जानते हो कैसे तोड़ना है, 2 है तो BC, फिर एक वाला एक एक कम कर दीजिए A3B3, फिर एक कम करते जाइए, ऐसे तोड़ते जाएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और OI 6 नंबर तक आप देखिए 0 है, 6 के बाद 7वें नंबर से शुरू है, 1 1 2 6 15, 1 1 2 6 15। आप अगर ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर ये इतना याद हो गया दोस्तों, समझ लीजिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। Ma3B3 का एक स्पेशल केस है फेक और मर जो होता है, फेशियल और मेरिडोनल जिसे बोलते हैं दोस्तों। फेशियल बेसिकली 90 डिग्री पे लाई करता है और मेरिडोनल आपका एंगल पे लाई करेगा, सम एंगल पे लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्जांपल है प्लेटिनियम NH3Cl3 होता है दोस्तों, समझ गए। कैसा होता है, मेरिडोनल होता है, यहाँ पे देखिए ये मेरिडोनल हो गया, और फेशियल यहाँ पे फेस की तरफ होता है तो फेशियल हो गया, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है बाइडेंडेट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंडेट लिगेंड। अब बाइडेंडेट लिगेंड का OI-GI कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जैसे MAA3, यहाँ पे नंबर ऑफ GI तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ OI कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ OI कितने हैं 1 होता है। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने होंगे 2 होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 कहोगे सर आप तो OI तो 1 बता रहे हो, तो SI का फॉर्मूला होता है GI प्लस OI, GI प्लस OI। अगर ये 0 है, अगर ये 1 है, तो SI भी तो 1 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे OI जो होता है पेयर में होता है, OI क्या होता है पेयर में होता है, एक L बनेगा तो एक D बनेगा, एक R बनेगा तो एक S बनेगा। तो ये पेयर की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला MAA2B2 जो स्पेशल केस था, वहां पे दो GI और एक OI पॉसिबल है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही 2 GI आ जाएगा और एक OI, तो 3 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। तो कहोगे वहां पे D और L क्यों नहीं काउंट हो रहा है सर, अगर GI पॉसिबल आ रहा है तो वहां पे DL कैसे पॉसिबल होगा, समझ गए, एक ही पॉसिबल रहेगा, समझ गए। अब एक आएगा MAABC, MAABC क्या होगा, यहाँ पे 2 GI और एक OI पॉसिबल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे मूव करने से क्या करेंगे, ताला तोड़ेंगे और जादू जी से जूम कर लेंगे। अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेसिकली हम थ्योरी की बात करेंगे, जो कैसे बना है यहाँ पे। अभी हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग ने सीख लिया है, लेकिन ये कैसे आया ये बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अब जैसे कि पहला थ्योरी है जो वार्नर थ्योरी, कौन सा थ्योरी, वार्नर थ्योरी। दूसरा क्या है BBT, और तीसरा क्या है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है दोस्तों। अब पहले थ्योरी से बात करते हैं, ठीक है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं वार्नर थ्योरी क्या होता है। एज यू नो वार्नर थ्योरी,
जो होता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। जो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं वो उनके पास दो तरह की वैलेंसी होती है, जिनको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बेसिकली वार्नर ने सेंट्रल मेटल आयन को देखा, कहा कि इसके पास तो दो वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब उसी हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है सेंट्रल मेटल एटम पे या आयन पे, आइए देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जितना आएगा प्राइमरी वैलेंसी को उसके बराबर होगा प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, उस उस एटम के पास कितना कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट है वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल में मैं यहीं पे ले ले रहा हूं, जैसे कि एफ, एक मिनट, वही अपना पुराना एग्जांपल K3FeCN का होल 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयरन के पास एक +3 ऑक्सीडेशन आया था और एक इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। अब यहाँ पे जो 6 आया है वो सेकेंडरी वैलेंसी है और जो +3 आया है वो प्राइमरी वैलेंसी है। आई होप समझ गए हो गए। चलिए अगर समझ गए तो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बोलता है सेटिस्फाई बाई अनायंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, बाई अनायंस। अनायन होगा तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी बाई सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल एंड अनायंस, न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई होती है और अनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल भी तो लिगेंड्स हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी कभी कभी आ जाते हैं जब आयरन के साथ रहता है, तो समझ गए। कटायन भी कटायनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, आयन आयोनाइजेबल होता है। ये कैसे होता है, इसमें आयन आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं। ये नॉन आयनाइजेबल होता है। कैसा होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, समझ गए। फोर्थ पॉइंट, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। प्राइमरी वैलेंसी कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगा और ये डायरेक्शनल होगा, इसका डायरेक्शन फिक्स होगा, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन से। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, लाइन से, और ये रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन से। ज्योमेट्री इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी में, लेकिन ज्योमेट्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में, समझ गए। प्राइमरी वैलेंसी से क्या ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी से ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लिया है, जैसे COCl3.5H2O, ये वार्नर्स फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो होगी 3 होगी, क्योंकि CO+3 आ जाएगा तो प्राइमरी वैलेंसी 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेबल, कितने परसेंटेज होगा आयनाइजेबल में, आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी है तो कितना आ जाएगा, 100/366%। परसेंटेज ऑफ नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा 33%, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, क्लोरीन है, तो 6 हो गए। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl बाहर रहेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल जितना क्लोरीन बाहर रहेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl पीपीटी बना लेगा। तो जब AgNO3 डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 बना AgCl बना लेगा, ठीक है। तो बाहर वाले जितना आयन होगा तो उसके साथ पीपीटी बन जाता है। बाहर वाला जितना क्लोरीन आयन मॉलिक्यूल होगा उतना मोल ऑफ द AgCl का पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिया है, जैसे कि पहला एग्जांपल क्रोमियम H2O6 डॉट Cl3 है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो Cl3 बाहर है। हाँ दोस्त, समझ में आया। यहाँ पे कितना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl3 है, ठीक है दोस्त। तो समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आई होप समझ गया, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो जाएगा, AgCl का पीपीटी बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। सेकेंड पॉइंट, जैसे अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अंदर कर दी जाए और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया जाए, तब यहाँ पे जो Cl मॉलिक्यूल है कितने फ्री हैं, 2 Cl, तो AgCl के साथ 2 पीपीटी बन जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट 1:2। मान लीजिए एक Cl और अंदर कर दीजिए, एक वाटर और मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे रहे हैं, तब यहाँ पे जो Cl बचा है एक, तो यहाँ पे पीपीटी बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl का, ठीक है, ये 1:1। अब यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl अंदर हो गए और यहाँ पे अंदर हो गए, यहाँ पे कोई फ्री आयन नहीं बचा है, तो 0 पीपीटी बनेगा, समझ गए कि नहीं।
यही यहाँ पे लिखा है बेसिकली पॉइंट। प्राइमरी वैलेंसी ABCD +3, सेकेंडरी वैलेंसी ABCD में +6, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेबल ABCD में 100%, पहले ए वाला 100%, फिर बी वाले में 66, सी वाले में 33, डी वाले में 0%। नॉन अरेंजेबल परसेंटेज 0% ए वाले में, फिर 33% बी वाले में, सी वाले में जो होते हैं 66 और डी वाले में 100%। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलर कंडक्टिविटी इज नंबर ऑफ आयन, तो ए वाले का सबसे ज्यादा, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, डी वाले का। नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ आयंस जैसे कि यहाँ पे दिया था सी आर H2O का होल 6 डॉट डॉट Cl3, ठीक है, डॉट Cl3 यही दिया था। अब ये जब टूटता है, बेसिकली जब ये टूटता है तो ये कैसे टूटेगा? बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा Cr वाटर मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर आएगा एक प्लस मॉलिक्यूल प्लस 3Cl माइनस। तो तीन इसका चार्ज, तीन जो है इसका और एक इसका, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? तीन इसका एक इसका हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया? 4। टोटल नंबर ऑफ आयन, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस या मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो नंबर ऑफ आयंस के बराबर कर दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? VBT की। बेसिकली इनके वार्नर थ्योरी के हिसाब से हम लोग पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, इसलिए एक नया थ्योरी आया जिसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को BBT बोलते हैं वैसे। इसमें ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इन अ कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, BBT था, उससे हम ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का बता सकते थे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जो सेंट्रल मेटल आयन के वेकेंट ऑर्बिटल है वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। एंड यूज देम टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड, और इससे क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। अब बात करते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ज्योमेट्री लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन SP होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन SP2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या है? SP स्क्वायर प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये होगा स्क्वायर प्लेनर DSP2। DSP2 कब? जब इनर डी वाला ऑर्बिटल यूज होगा। ये इनर डी क्या होता है, आउटर डी ऑर्बिटल क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये वाला पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और 4 अगर हाइब्रिडेशन है SP3 जब, तो 4 अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन है SP3 जब टेट्राहेड्रल रहेगा, ये यहाँ पे कोई ये नहीं है। अब हम बात करेंगे पांचवा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दो तरह का होता है, एक SP3D और एक DSP3। तो SP3D जो होता है ये आउटर वाला यूज हुआ है, और DSP3 जो है इनर डी वाला यूज हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट है, पांचवा वाला तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बेसिकली छठवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल कब बोलेंगे और ऑक्टाहेड्रल कब बोलेंगे? देखिए, SP3D2 जब यूज हुआ है, SP3D2 जब यूज हुआ है तो ये बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये डी कौन सा यूज हुआ है SP3D2 में? आउटर वाला। और D2SP3 जब यूज हुआ है तो इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं, ये इनर वाला यूज हुआ है। अब ये इनर और आउटर क्या है, मैं इसको एक सिंपल पेज लेता हूँ और वहां पे समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे लिखता हूँ क्रोमियम H2O का होल 6, समझ गए? क्रोमियम का H2O का होल 6 डॉट Cl3, या अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेटर एग्जांपल रहेगा, वही वाला लेते हैं, उसे समझ में आएगा। जैसे K3Fe, Fe और यह था Cn का होल 6 था, समझ गए? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आयरन का जो होता है, इसका आ गया था, हम लोग ने देख लिया था +3,
चार्ज आ गया था, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालता था, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला था पता ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cn क्या है यार, यहाँ पे Cn जो है लिगेंड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 होगा, ठीक है। अब देखिए आयरन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आयरन का पहले न्यूट्रल में लेते हैं, जब आयरन न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर आयरन का क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आयरन का एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है। अब इसको लिखने का कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4s2 3d6, ये लिखते हैं 4s2 3d6। और जो एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों उसका भी अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। 4s2 3d6, अब ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमको लिखना किसका है, Fe+3 का लिखना है। ये आना चाहिए दोस्तों, ये किसका आना चाहिए Fe+3 का, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका एक, यहाँ पे आ जाएगा 4s0 3d5। ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब बॉक्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, और यहाँ पे 3D वाला बना लीजिए, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे क्या बना लीजिए 3D वाला बना लीजिए, 4s, फिर यहाँ पे बनेगा 3D। पी तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पी रहेगा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, समझ गए नहीं। तो इसलिए हम जिसका है उसी का बना रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक, समझ गए। ये हो गया 4s का, और ये हो गया 3d5 का। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं 3d5 में, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, अब ये Cn क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हम आगे चले पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, जो कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तब आता है हेलोजन, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन वाले, फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला, तब हेलोजन वाला आता है। एक्स क्या है, हेलोजन, ठीक है, समझ गए। अब ये क्या करता है, पेयरिंग कराएगा, क्या करा देगा, पेयरिंग। तो यहाँ पे सेम एट इज, सेम एज इट इज +3 वाला, ये पेयरिंग कराने लगेगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा। ये तो 0 रहेगा, 4s0। अब 3D वाला क्या करेगा, पेयरिंग कराता है, पेयरिंग कराता है दोस्तों, ठीक है। पेयरिंग कैसे होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसका उठ के इधर आ जाएगा और इसका उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो यहाँ पे 2 ये खाली हो गया और 2 इसके हैं, और 4p वाला तो रहेगा ही, 4p वाला तो रहेगा ही, ठीक है, समझिए। तो इसमें बेसिकली ऑर्बिटल कौन कौन से आते हैं, 4s, 4s 3d 4p, ऐसे आएगा ना। फिर इसके बाद आएगा 4d, ऐसे आता है। अब 4d में भी 5 होते हैं। अब यहाँ पे कितना हमको बनाना है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है। तो पहले 1 2, हमको बेसिकली ऐसे बनाना है, हाँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे बन गया। तो कितना हो गया, तो इसका पहले दो यूज होगा, तो D2, इसका फिर S, D2S। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट क्यों बनाया हम, S का तो एक ही कंपार्टमेंट होगा, सॉरी दोस्तों, S का तो एक ही कंपार्टमेंट होगा, हाँ समझिए। S4S0, ठीक है। अब यहाँ पे D2SP3, यहाँ पे सॉरी D2SP2 आएगा। एक, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो sp3 आ जाएगा, समझिए कि नहीं। आई होप समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अब बन गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया हो तो आगे बात करते हैं। डोनर स्ट्रेंथ देखिए, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फिर हेलोजन का आता है, ठीक है। अब इसमें कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ऐसे याद करिए। अभी बाकी अभी मैं आपको वो सीरीज भी दिखा दूंगा, ठीक है। कैन डी, यहाँ पे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, कैन डी इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड, डी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जनरली फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करा देते हैं, डायमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट पेयर,
यहाँ पे पेयर नहीं होते, कैन पेयर होते हैं, इसमें पेयरिंग होती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती है। कैन फॉर्म पैरामैग्नेटिक, इसमें ज्यादा जनरली कैसे फॉर्म होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जनरली फॉर्म इनर डिकॉन, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे कैसा बनेगा, जनरली जनरली बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं, जनरली जनरली जो होगा इनर डी, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे आउटर डी कॉम्प्लेक्स यूज होगा। फोर्थ नंबर, जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जनरली कैसे फॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसा होगा, लो स्पिन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे बनेगा, एल एस सी, एल एस सी याद करिए, ये हाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, एच एस सी, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। हाई स्किल कॉम्प्लेक्स होगा कौन, वीक फील्ड लिगेंड, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू अब समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। देखिए एफ K4Fe दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो Fe+2 आएगा। तो पहले 4s2 3d6 था, तो लेकिन अब बन गया 4s0 3d6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीजन लगा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग कैसे होगा दोस्तों, पेयरिंग कैसे होगा, पहले वो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, ये पहले से प्रेजेंट था, तो अब ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, तो दो लास्ट के इसके दो खाली हो जाएंगे। अब जो लास्ट के खाली हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 करिए, पहले इसमें 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6, D2sp3 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब एक है एग्जाम्पल K3Fe6, ये है हेलोजन, हेलोजन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तब कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब निकालेंगे तो +3 आएगा, तो यहाँ पे देखिए आयरन का 4s2 3d6 होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 4s2 3d5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इसका 3d, 4s का 0। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं करानी है, पेयरिंग नहीं करानी है, तो अब 4s2 3d6 अब आउटर वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4d वाला ऑर्बिटल होता है वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एफ इसमें चला जाएगा, फिर दूसरा एफ इसमें, तीसरा एफ इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठवा इसमें, तो यहाँ बनेगा sp3d2, समझ गए कि नहीं। ये कैसा हो गया आउटर वाला, ये कैसे हो गया इनर वाला, समझ गए कि नहीं। आई होप समझ गए हो गए, अगर समझ गए तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते ही ताला को तोड़ेंगे और उसे जादू से जूम कर लेंगे, ठीक है, जूम कर लिया। आइए देखते हैं जुगाड़, जुगाड़ क्या है दोस्तों, D1 D2 D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो D2sp3 होगा, ऑलवेज इनर डी वाला यूज होगा, लेकिन पैरा होगा, लेकिन कैसा होगा, पैरा होगा, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब D8 D9 D10 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करिए या वीक फील्ड लिगेंड यूज करिए, D8 और D9 वाला पैरा होगा, लेकिन D10 वाला कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, sp3d2 होगा, आउटर डी वाला यूज होगा, समझ गए। ये जनरल रूल है, आप इसे बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर रूल क्या है, स्पेशल केस, स्पेशल केस इफ, एक ट्रांसफर केस एक स्पेशल केस है, इफ इफ रिक्वायर, अगर रिक्वायर है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर चाहिए, रिक्वायर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा में, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब 3d से ऑर्बिट एक्साइटेड होके चला जाएगा किसमें, 4d में, बट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तब वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कि K4COCN6 है। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो CO+2 आएगा, CO+2 कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट फी को 27 होता है, 27 तो 4s2 3d7 होगा, 4s2 3d7, तो लेकिन यहाँ पे जीरो चला जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीडेशन है, +2 आ रहा है, तो 4s0 3d7 आ जाएगा। अब भरेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 ये भर दिया। अब भरने के बाद अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, ये क्या कराना चाहेगा, पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा पेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा पेयरिंग करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके चला जाएगा आउटर डी वाले कॉम्प्लेक्स में, और फिर बचेगा D1 2, मतलब 6 बनाने हैं, तो एक क्वाड, एक CN 2 CN 3 CN 4 CN 5 CN 6 CN D2sp3, समझ गए कि नहीं, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे क्या है दोस्त, स्पेशल केस है। स्पेशल केस है जैसे निकल +4 ऑक्सीडेशन में प्रेजेंट है, तो वहां पे फ्लोरीन अगर उसके लिगेंड प्रेजेंट है, तो निकल निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है और फ्लोरीन जो है लिगेंड एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि फ्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्ट करने लगेगा किसकी तरह, अपने आप को दिखाएगा हम किसकी तरह है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। कौन? फ्लोरीन। अगर कोबाल्ट +3 है और वाटर जैसे कि ऑक्सलेट आयन है, तो वहां पे ऑक्सीजन डोनर है, तो वहां पे वो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में, तो वहां पे वीक फील्ड लिगेंड ना होके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। 4D या 5D के जो एलिमेंट है, या जैसे जिंदगी कबाड़ हो गई, CD और HG वाले जो हो गए, वहां के हेलोजन जो हो गए, अगर वहां पे आएगा, वो हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड ना होके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रोमियम प्लस मैंगनीज प्लस आयरन +2 और कोबाल्ट +2, अगर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन तो वैसे होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन इन इन सब के क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट के प्रेजेंस में, कोबाल्ट +2 के ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रेजेंस में अमाइन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड शो करेगा। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब समझ गए, अब यहाँ पे वीबीटी जो है रूल खत्म होता है। अब यहाँ पे एक नया रूल आ गया, थर्ड वाला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेसिकली बीबीटी का क्या जो है लिमिटेशंस रहा जिसकी वजह से ये फेल रहा। बेसिकली बीबीटी ने ये बता नहीं पाए कि ये वीक कौन से वीक फील्ड लिगेंड हो, कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा था। तो कैसे भरेंगे वीक फील्ड लिगेंड, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को भरेंगे, ये कंफ्यूजन हो जा रहा था। अब यहाँ पे एक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम लोग को क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैसा भरा जाएगा। समझ गए? पहला, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, कंसीडर मेटल कटायन एज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। कटायन को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान के चलिए और लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान के चलिए। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयंस, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन के पास, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना दोस्तों। जैसे कि एनर्जी इंक्रीज है, एज एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ डी ऑर्बिटल अनसिमेट्री विच कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब क्या होता है, जैसे ही एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो कोई चीज रहता है दोस्तों, यूनिवर्स दुनिया जहान में सब चीजें क्या होनी चाहिए, सब होनी क्या होने चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। दुनिया जहान में जितनी भी सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि हम और आप भी सब लोग क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है दोस्तों, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अलग अलग सबके लिए अलग अलग माना है कि हमको कहाँ स्टेबल होना है। किसी के लिए इनफाइनाइट लेवल अचीव करना स्टेबल है, किसी के लिए जीरो में ही खुश रहना वो भी स्टेबल होता है दोस्तों, ठीक है। किसी के पास गर्लफ्रेंड होना स्टेबल है, किसी के पास बॉयफ्रेंड होना स्टेबल है, किसी के पास न होना ही स्टेबल होता है दोस्तों। सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो सब लोग अपना आपको क्या करना चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, हाईली इंक्रीज हो गई। हाईली इंक्रीज होने के अब उसे क्या करेगा, कम करेगा। कम कैसे करेगा, अपने आप को तोड़ के। ऐसे सेल डिवीजन भी होता था, क्या होता था, छोटा रहता था, छोटा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर क्या करता है, एक समय आके वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स था वो कम, वो मॉनिटर नहीं कर पाता था उसका न्यूक्लियस, इसलिए वहां पे डिवीजन करा देता था। ऐसे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी बढ़ रही थी उसे तोड़ देगा, समझ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, समझिए, जिससे फिर उसे कंट्रोल किया जा सके। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अटैक। अब ये स्प्लिटिंग किस तरह का हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे अटैक क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक कर रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड अटैक हो रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, लिगेंड दो तरह का होता है, एनायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल। एनायनिक में नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल में पॉइंट डाइपोल मान के चलेंगे। अब स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, पहले हम किसका स्प्लिटिंग करा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की स्प्लिटिंग करा रहे हैं। मान लीजिए एक न्यूट्रल और न्यूट्रल वाला कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का, यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस का। एनर्जी का ये ग्राफ है, एज जाते जाते एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस पास आती जाएगी,
क्या होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो हाईली अनस्टेबल और ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड वाई जेड, अब ये टूट जाएगा, दो वाला ऊपर चला जाएगा और तीन जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर गया उसे बोलते हैं इजी, जो नीचे रह गया उसे बोलते हैं टी टू जी। इन दोनों के गैप को जो बोलते हैं और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जो यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे एनर्जी जीरो लिया जा रहा है, उसके ऊपर है प्लस में 0.6 लिखा है, प्लस में 0.6 डेल्टा ओ, और नीचे वाला वैल्यू को लिखा है -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा क्या है, ओ। स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से तो वहां पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब यहाँ पे कैसे करना है, भरना कैसे, अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है दोस्तों तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले T2G फिर EG, T2G EG ऐसे चलना है, T2G EG T2G EG T2G EG। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले T2G फिर T2G फिर EG तब EG। अब ये क्या है T2G 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 EG, अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए D1, मान लीजिए D1 प्रेजेंट है तो या स्ट्रॉन्ग लीजिए या वीक लीजिए, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए या वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए। तो वहां पे T1 में T2G1 में मतलब पहले तो कौन सा भरेंगे, पहले नीचे वाला भरेंगे, पहले क्या करेंगे नीचे वाला भरेंगे फिर ऊपर वाला जाएंगे, ठीक है। पहले नीचे वाले में जा रहा है, नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ध्यान से देखिए। नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे पहले देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। मान लो अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड लिया होता, अब ऐसे कैसे वीक फील्ड लिगेंड लिया है तो कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा पांचवा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, यहाँ पे फिर उल्टा भरना लगेगा, उल्टा भरेगा, छह इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, नौ इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी वाले में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अगर वीक फील्ड लिगेंड था वैसे होता, अगर स्ट्रांग होता तब वैसे होता, ठीक है। तो स्ट्रांग होता है पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ऐसे करता, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर D1 है तो स्ट्रॉन्ग लीजिए चाहे वीक लीजिए कोई मतलब नहीं, T1 T2G 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 में जाएगा वन इलेक्ट्रॉन और EG में जीरो। D2 है तो स्ट्रॉन्ग लीजिए या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए या वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, T2G जो होगा दो इलेक्ट्रॉन होगा, T2 EG में जीरो इलेक्ट्रॉन। अगर D3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए या वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, T2G जो होगा थ्री होगा, EG जो होगा जीरो। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन कहाँ होता है, D4 से। अगर D4 है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए हैं T2G में थ्री इलेक्ट्रॉन, EG में वन इलेक्ट्रॉन, और वीक फील्ड लिगेंड लिए हैं तो T2G में फोर इलेक्ट्रॉन, EG में जीरो इलेक्ट्रॉन, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, T2G थ्री होगा, EG में दो इलेक्ट्रॉन होगा, और वीक फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए हैं तो T2G5 होगा, EG जीरो होगा। अगर D6 लिए हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, T2G4 होगा, EG2 होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिए हैं तो T2G6 EG जीरो होगा। और D7 है, वीक फील्ड लिगेंड लिए हैं, T2G5 होगा, EG सेकेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए T2G6 होगा, EG1 होगा, समझ गए। अब यहाँ पे फिर से D8 में चाहे आप स्ट्रॉन्ग लीजिए चाहे वीक लीजिए, T2G कितना होगा, अच्छा होगा, EG क्या होगा, दो होगा। चाहे D9 होगा, स्ट्रॉन्ग लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड, चाहे वीक फील्ड लिगेंड लीजिए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, T2G कितना होगा, अच्छा होगा, EG कितना होगा, तीन होगा। और D10 लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, T2G कितना होगा, अच्छा होगा, और EG कितना होगा, चार हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। भरने का टेंडेंसी, अगर नहीं समझे तो उसको आप यहाँ पे डब्बा बना बना के भरिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्या करेंगे, ताला को तोड़ते हैं और उसे जादू से जूम कर लेते हैं। जादू से जूम करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को समझना है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। अभी हम लोग किसका पढ़ रहे थे,
ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसे स्प्लिट होगा, यहाँ पे मान लीजिए था, अब नीचे से यहाँ पे था, अब ये एक्साइट होकर ऊपर चला गया, जैसे जैसे डिस्टेंस पास आ रहा था, और ये टूट जाता है। टूटता कैसे है, ऊपर अब 3 जाएगा, नीचे 2 जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर वाले में T2G ऊपर हो गया, EG यहाँ पे EG नहीं बोलते, E बोलते हैं, ये नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर वाले में +0.4 डेल्टा टी नॉट और नीचे वाले में -0.6 डेल्टा टी नॉट होता है। टी डेल्टा टी जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल होता है, और पी जो होता है पेयरिंग एनर्जी। इसमें जो होता है डेल्टा टी या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल ऑलवेज लेस होता है पेयरिंग एनर्जी से। अब इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन क्या होता है, और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल बराबर होता है 4/9 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको भरना कैसे है, इसका इलेक्ट्रॉन ई पहले ई में जाता है, इसमें जाता है, फिर टी टू में, फिर ई में, तब टी टू, चाहे स्ट्रॉन्ग लीजिए चाहे वीक फील्ड लीजिए। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी। चलिए आगे बात करते हैं। इन टेट्राहेड्रल लिगेंड्स अटैक फ्रॉम द बिटवीन द एक्सिस। टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ अटैक करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। टू टू इंक तो तो इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा बढ़ेगी। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी। किनकी एनर्जी, डी एक्स वाई की ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर डी एक्स वाई जेड, फिर डी एक्स जेड की ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यूज करिए बीबीटी। क्या यूज करिए, बीबीटी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप यूज करिए बीबीटी या सीएफटी। चाहे आप बीबीटी भी यूज करते हैं या सीएफटी भी यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से अफेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी अफेक्ट कर सकता है, देख लिया हमने। और दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ये बेसिकली एनर्जी का ऑर्डर है दोस्तों, एनर्जी का ऑर्डर है, आपको यहाँ पे याद करना है। पहले CO है, फिर CN माइनस है, EN है, फिर NH3 है, फिर EDTA है, फिर सल्फर है, फिर वाटर है, फिर ऑक्सलेट आयन है, OH माइनस है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, थायोसाइनेट आयन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। इसे याद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कार्बन, CO सबसे ज्यादा, फिर CN का, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में EN आता है, इथाइल डाइअमाइन, फिर अमाइन ग्रुप, फिर EDTA, फिर NCN माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ऑक्सलेट आयन O, फिर आता है हेलोजन। समझ गए, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयंस। जैसे लीगेंड ऑफ सेम मेटल या लीगेंड सेम है और मेटल भी सेम है, तो वहां पे अफेक्ट करता है। चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उसका ऑर्डर भी ऐसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा क्या, Fe+3, यहाँ पे आ जाएगा Fe+2, तो इसका ज्यादा होगा इससे। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अपना फैक्टर जेड इफेक्टिव ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयंस। पोजीशन ऑन सेंट्रल मेटल आयंस इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि देखते हैं, पहले 3D, फिर 4D, फिर 5D, फिर रूठा ओसामा से, फिर रूठा ओसामा में सबसे ज्यादा 5D का होगा, फिर 4D का होगा, फिर 3D का होता है। जेड इफेक्टिव क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है डी ब्लॉक में। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। पांचवा जो फैक्टर अफेक्ट होता है दैट इज जिमेट्री। जिमेट्री के बेसिस पे भी बता सकते हैं कौन, जैसे NiCl4 जो होता है sp3 होता है, और NiCN जो होता है D2sp2 होता है। D2sp2 ज्यादा स्टेबल होता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है sp3 से। अब यहाँ पे देखिए NiCl4 और प्लेटिनियम Cl4, अब यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, बेसिकली ये ज्यादा होगा क्योंकि इसका D2sp2 है, इसका sp3 है। समझ गया कि नहीं। अब स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में सबसे ज्यादा किसका एनर्जी होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर का होगा, फिर होगा ऑक्टाहेड्रल, तब होगा टेट्राहेड्रल का। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछना है। अब ऑक्टाहेड्रल वहां पे हम लोग ने रिलेशन पढ़ के आए हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी 9/4 या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कर लेते हैं, ठीक है। और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर बराबर होता है 1.33 ऑफ मल्टीप्लाई बाई स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक।
लिगेंड एंड मेटल मस्ट बी सेम, लिगेंड और मेटल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ क्रिस्टल सी एफ एस ई, सी एफ एस ई का कैसे हम निकालते हैं। आइए फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला में इसका एन ब्रैकेट में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल रहा है, एन ब्रैकेट में नीचे वाला माइनस में, नीचे वाला ब्रैकेट एन माइनस में एन, यहाँ पे लिखेगा -0.4 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल प्लस एम 0.6 ऑक्टाहेड्रल प्लस एक्स इंटू पी। यहाँ पे एन क्या है, एन बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G जब ऑक्टाहेड्रल निकालेंगे। एम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ठीक है। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म होता है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये अगर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग एनर्जी विल बी जीरो। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वहां पे पेयरिंग तो होती नहीं है वीक फील्ड लिगेंड में, ये तो बढ़ा के आए हैं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे दिया है COF6 COEN6 COCN6 COOH2, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हेलोजन है। तो किसका सबसे ज्यादा होगा एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी पूछ सकता है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसी को उल्टा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कर देंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है, ये वाला ऑर्डर ऑफ एनर्जी है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी या स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, E2 सबसे ज्यादा होगा, फिर E3 होगा, फिर E4 होगा, तब E1 होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन वेवलेंथ उसका उल्टा होता है, λ2 सबसे कम, फिर λ3, फिर λ4, फिर λ1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं EAN निकालना। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों बेसिकली ये जो होता है आपके लगभग जो ग्रुप होते हैं इनर्ट गैस जो होते हैं उसके बराबर आता है, इनर्ट गैस के लगभग लगभग बराबर आता है, इनर्ट गैस के बराबर आता है। अगर इनर्ट गैस के बराबर नहीं आता है तो वो समझ लीजिए वो आपका आंसर सही नहीं है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए यहाँ हो गए, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज आप देख पा रहे हैं क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और इसे जादू से जूम कर देंगे दोस्तों, जूम कर दिया, लीजिए। दिख नहीं रहा होगा दोस्तों फिलहाल, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जो है सही काम नहीं किया। फिलहाल देख लेते हैं दोस्तों। ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या कौन से होते हैं, लिखा है व्हेन व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल। जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है मेटल से तब कैसे होगा, तो वहां पे क्लासिकल बनता है। मेटल और कार्बन अटैच है तो सिग्मा बॉन्ड, मेटल कार्बन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड बनता है। अब बनता है पहले सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड और तीसरा है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, ठीक है। अब किसमें बनता है ये एग्जांपल दिया है बेसिकली दोस्तों। पहले है RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। दूसरा है R2 R2ZN, R2ZN जिसे बोलते हैं फ्रैंकलाइन रिएजेंट, फ्रैंकलाइन रिएजेंट। तीसरा है R2CuLi, R2CuLi इसे बोलते हैं ग्लीवांस रिएजेंट, ग्लीवांस रिएजेंट इसे क्या बोलते हैं, ग्लीवांस रिएजेंट। और चौथा है दोस्तों आपका C2H5 का होल 4 पैलेडियम, इसे बोलते हैं टेट्रा इथाइलेट, टेट्रा इथाइलेट। यह TeL से भी इसे संबोधित करते हैं दोस्तों, टेट्रा इथाइलेट, ठीक है। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है टाइटेनियम का क्लोराइड, टाइटेनियम T2Cl4, T2Cl4 प्लस R3Al, R3Al इसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, या इसी को बोलते हैं TiCl3, TiCl3 प्लस TiCl3 प्लस R2AlCl, ठीक है, TiCl3 होता है, समझ गए। इसे भी बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन कराता है दोस्तों, ठीक है।
अब पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड, ये सब कौन वाले थे, सिग्मा बॉन्ड वाले थे। अब पाई बॉन्ड वाले जैसे कि फेरोसिन, जैसे कि क्या हो गया फेरोसिन, कार्बो कार्बोटोसिन, रुथुनियोसिन, जेंसिन सॉल्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड जिसे मेटल कार्बोनिल बोला गया है, मेटल कार्बोनिल, जैसे निकल निकल कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट है। तो यहाँ पे कैसा है, ली, जो लिगेंड है मेटल को दे रहा है, और लेगेंड जो है मेटल जो है लिगेंड को भी दे सकता है। जब लिगेंड मेटल को दे रहा है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मेटल और कार्बन से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। आई होप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड कैसे देखते हैं, निगेटिव वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल वाला होगा, फिर पॉजिटिव वाला होगा, या अनायन वाला सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल वाला, फिर कटायन वाला होता है दोस्तों। एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मेटल कार्बन और ऑक्सीजन में, यहाँ पे मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। मेटल कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। मेटल और कार्बन के जो कार्बन होते हैं वो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, कैसे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो होता है, एबीएमओ, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखे हैं सिनर्जिड बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबलाइज मेटल्स इन द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, पाई एसिड लिगेंड, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है किसे स्टेबलाइज करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। पाई एसिड लिगेंड या इसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड को स्टेबलाइज करता है। कौन से बॉन्ड, सिनर्जिड बॉन्ड, सिनर्जिड बॉन्ड किसको स्टेबलाइज करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, जैसे CrCO6, वेरेडियम को CO, मैग्नीज CO। अब इसमें देखिए जिसका निगेटिव वाला होगा वो ज्यादा होगा, बी वाला निगेटिव वो ज्यादा, फिर इसके बाद ए वाला न्यूट्रल वाला, फिर पॉजिटिव वाला सबसे कम। और जो ऑर्डर ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, सिनर्जी बॉन्ड इंक्रीज, CO बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर यही आ जाएगा, सबसे ज्यादा बी का, फिर ए का, तब सी का हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अब बेसिकली दोस्तों कलर कंपाउंड कैसे निकालते हैं, D0 D10 जो होते हैं आर कलरलेस, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, D0 और D10 क्या होते हैं, कलरलेस होंगे दोस्तों, ठीक है, ये कलरहीन होंगे। और बाकी कलर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कैसे करना है, आपको एक सर्कल बनाना है, और यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखना है विबग्योर, 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 ठीक है। अब येलो का क्या है, वायलेट कलर, रेड का क्या आएगा, ग्रीन कलर, ऑरेंज का क्या आएगा, ब्लू कलर। समझ गए, ऐसे होगा, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। या ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, दो कलर छोड़ने के बाद जो आएगा वही होगा, समझ गए। जैसे येलो पूछ रहा है, दो कलर छोड़ के, ऑरेंज ऑरेंज और ऑरेंज रेड छोड़ के क्या आएगा, वायलेट या इंडिको आ जाएगा, ठीक है। ब्लू पूछ रहा है तो ब्लू को, और ग्रीन और येलो छोड़ के आपका ऑरेंज आ जाएगा, समझिए नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे NiCO4 में ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर, FeCO5 का ऐसा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CO2 का होल ट्वाइस CO का होल 6, CO2 का होल ट्वाइस CO का होल 6, ठीक है। अब CO जो है कोबाल्ट का ऑक्साइड जो होता है, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे देखेंगे दो जो होते हैं, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्रिज बॉन्ड होते हैं, दो कार्बन जो होते हैं, जो कार्बन CO बॉन्ड क्या बनाएंगे, ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, किसके बीच में, कोबाल्ट के। तो यहाँ पे दो ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन मैंगनीज Mn2CO10 में ब्रिज बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, ब्रिज लिगेंड एब्सेंट होते हैं, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, Mn2CO का होल 10, समझ गए। और क्या क्रोमियम क्रोमियम कोबाल्ट का 6 ऑक्सीडाइज कुछ ऐसे होता है, डाई 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 कोबाल्ट ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जो RH
ClPH3 जो होता है ये क्या होता है, इसे बोलते हैं विल्कन्स कैटलिस्ट। इसे क्या बोलते हैं, विल्कन कैटलिस्ट, यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकालना दोस्तों, हाइड्रोजिनेट करना, ठीक है। और जो यहाँ पे विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, बेसिकली आपका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी में कौन सा आपका एलिमेंट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसमें पाया जाता है। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आते ही हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त दोस्तों। एज यू नो चैप्टर समाप्त होता है तो हम आपको प्यारा सा क्या देंगे, थैंक यू देंगे दोस्तों। लीजिए थैंक यू, मेरी तरफ से एक प्यारा सा थैंक यू। इस बात का आपने यहाँ पे आया और पढ़ा, अपना रिवीजन किया, और एक राजा बाबू वाली स्माइल दे दूंगा, जिससे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए विदाउट एनी टेंशन। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब तो लगा रहेगा। समझ रहे हो क्या लगा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का और आप अपना खुद ध्यान रखिए। यही ही जीवन है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, बस मेरी यही कामना है, आशीर्वाद भी यही है दोस्तों। तब तक के मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों।